दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञानबिंदु जीएस पब्लिकेशन द्वारा डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, इसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी को कवर करते हुए आज हम लोग कवर करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन। क्वेश्चन कुल होंगे इसमें 50। 6 तारीख को एप्लीकेशन पे करवाया गया है। इस अनुसार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग बहुत करीब हैं, हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं हैं। और 3-4 सेट बचा हुआ है, लगभग ये 15वां या 16वां सेट होगा जिसे हम लोग कवर कर रहे हैं। और इस मंथ के सेट में सिर्फ 20 सेट करवाए। कोई भी मंथ के सेट में जो आपको 20 ही सेट करवाया जाता है, तो 20 सेट कवर होगा और उसके बाद फिर नया सेट स्टार्ट हो जाएगा। जो मुझे लगता है आज या कल से नया सेट स्टार्ट, नया मंथ का टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट होने ही वाला होगा। तो आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। अगर आप अभी पेड ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा आपको ये होगा कि अभी बाकी के जो 5 सेट बचे हुए हैं, यानी आज से जो सेट स्टार्ट हो रहा है, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से जितने सेट मैं एप्लीकेशन पे या फिर यूट्यूब पे करवा रहा हूँ वो सब PDF आपको मैं दे दूँगा। वैसे अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन होते हैं नेक्स्ट मंथ यानी 2-3 दिन बाद ज्वाइन होंगे तो आपको फिर उसी दिन से मिलेगा। तो उसका चार्ज जो है मात्र 11 रुपये है। तो आप जल्दी से पेड करके टेलीग्राम पे पहले मेरे से बात कर लीजिएगा, फिर मैं आपको दूंगा QR दूंगा, फिर आप उस पर पेड करके उसके बाद ही ज्वाइन होइएगा। मैं कहीं भी अपना QR नहीं दे रखा हूँ, आप इधर उधर पैसा पे करते हैं उसका मैं जिम्मेवारी नहीं लूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। निम्नलिखित में से किस रक्तनली की आंतरिक भित्ति मोटी होती है एवं आंतरिक व्यास कम होता है? तो आंतरिक भित्ति मोटी होती है, अगर आंतरिक भित्ति मोटी होगी तो आंतरिक व्यास कम होगा, ये बात तो निश्चित ही है, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो ये जो है ये हो जाएगा इसका आंसर धमनी। धमनी की जो है ना आंतरिक भित्ति मोटी होती है और आंतरिक व्यास जो है वो कम होता है, ठीक है। आपको जानकारी होना चाहिए कि मानव में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो 2 प्रकार के होते हैं। मतलब रक्त नली जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें रक्त नली नहीं होता है, ये जो रक्त नली है वो नहीं होता है। फिर आपके मन में आता होगा जब रक्त नली नहीं होता है तो फिर उसमें रक्त जो बहता है वो कैसे बहता होगा? तो उसमें होता है देह गुहा। क्या होता है? देह गुहा होता है। और रक्तनली किस में नहीं पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले अजीब जंतु में, जैसे हो गए कीट हो गए, मकड़ी हो गए, ये सभी जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले अजीब जंतु हैं। इनमें जो है रक्तनली नहीं पाया जाता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे मानव है, मानव में रक्तनली पाया जाता है। जैसे धमनी हो गया, सिरा हो गया, ये सभी जो है रक्तनली ही है। तो धमनी में जो है शुद्ध रक्त होता है और सिरा में जो है अशुद्ध रक्त होता है। और आपको एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा, कोरोनरी। कोरोनरी जो है, कोरोनरी का संबंध जो है मानव के केवल हृदय से। किससे है? मानव के केवल हृदय में। हृदय में ना ही धमनी पाया जाता है और ना ही सिरा पाया जाता है। कोरोनरी ही ब्लड को हृदय में ले जाता है और ब्लड को हृदय से बाहर करता है। वो क्या है? कोरोनरी। इसे बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रकृति के मूल पदार्थ कौन है जिससे अन्य सभी पदार्थ का निर्माण होता है? तो प्रकृति का मूल पदार्थ है तत्व। क्या है? तत्व। और तत्व मिलकर ही बनते हैं यौगिक, और तत्व के मिश्रण से ही बनते हैं मिश्रण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्व जो है प्रकृति का मूल पदार्थ है। तो आगे, तत्व जो है ना वो एक ही प्रकार के सूक्ष्मतम कण से बना होता है। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के सूक्ष्मतम कण से बना होता है। उसमें ना ही कोई मिश्रण होता है, ना ही कुछ भी नहीं होता है। ऋणात्मक कार्य तब संपन्न होता है, ऋणात्मक कार्य तब संपन्न होता है। देखिए, कार्य करने के लिए क्या क्या जरूरी है? बल और विस्थापन जरूरी है। आपको पता होगा W = Fs cos θ फॉर्मूला होता है। तो कार्य करने के लिए क्या ज़रूरी है? बल और विस्थापन ज़रूरी है। अगर कोई वस्तु है, वस्तु पर इस दिशा में बल लगाया जा रहा है, इस दिशा में, और वस्तु का जो विस्थापन है वो भी इसी दिशा में हो रहा है। वस्तु का विस्थापन भी यानी दाहिने दिशा में ही हो रहा है। इसका मतलब है कि इस पर बल लगाया जा रहा है और यह बल कौन सा होगा? यह बल हो जाएगा धनात्मक। कौन सा बल हो जाएगा? धनात्मक। और नॉर्मली जितना भी काम करते हैं वो धनात्मक ही होता है। बस कुछ चीज़ हैं वो मैं आगे बताता हूँ आपको। अब बात कर लेते हैं ऋणात्मक का कार्य कैसा होगा। देखिए, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु पे बल जो है इस दिशा में लग रहा है, लेकिन इसका जो विस्थापन है वो इस दिशा में हो रहा है। विस्थापन जो है अपोजिट हो रहा है। इसका मतलब ये कार्य जो है ऋणात्मक कार्य हो रहा है। कैसा कार्य हो रहा है? ऋणात्मक कार्य हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा बताइए? बल एवं विस्थापन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो उसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक कार्य बोलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया मानव शरीर
तथा पौधों में एक समान रूप से संपन्न होता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया जो है मानव शरीर और पौधा दोनों में एक समान रूप से संपन्न होता है, लेकिन अनऑक्सीशोषण जो है मानव शरीर में अलग तरीके से और पौधे में अलग तरीके से होता है। जो पिछले क्लास यानी कल की जो क्लास दी गई है 50 क्वेश्चन का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा, उसके बारे में डिटेल में मैं बता चुका हूँ। बाह्य शोषण की प्रक्रिया पौधे तथा मानव में अलग अलग तरीके से संपन्न होता है, हाँ बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? आसवन जो है भौतिक परिवर्तन है, प्रभाजी आसवन भौतिक परिवर्तन है, उदरपातन भौतिक परिवर्तन है, लेकिन विद्युत अपघटन जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन। एक व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है, 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को पढ़ पाने के लिए उसके लेंस की क्षमता क्या होगी? कितने बार इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ। सेट में ये 50 क्वेश्चन वाले सेट में लगभग एक क्वेश्चन रहता ही है, तो मैं बता चुका हूँ बहुत बार। आप अगर पहले से देखते हैं सेट मेरा तो आप आसानी से बना लिए होंगे, फिर भी मैं एक बार शॉर्टकट बता देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन जो है छोटा स्क्रीन है और इस पर लिखने में हाथ से लिखता हूँ तो अच्छे से लिखावट भी नहीं हो पाती है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाकी मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखिए इसमें U दिया हुआ है आपको 25 सेंटीमीटर और फिर V दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और इसमें F निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। आराम से इस पर आप बैठाइएगा फार्मूला पे, तो -1/15 + 1/25 कीजिएगा तो 1/f निकालिएगा, f आपका निकल के आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें एक फार्मूला होता है डायोप्टर निकालने के लिए, d बराबर 1/f, f निकालना है और इसमें जो आंसर दिया हुआ है सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है और डायोप्टर निकालने के लिए मुझे इसे मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 100/37.5 कीजिएगा, आंसर आ जाएगा -2.67 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। पेड ग्रुप में जो है आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिलता है, मतलब सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसका मैं जो नोट बनाता हूँ वो आपको देता हूँ PDF के रूप में, उसमें आप देखिएगा तो उसमें बनाया हुआ है, अच्छे से आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अभी पेड ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको 5 सेट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि नया ग्रुप बना हुआ है अभी जस्ट। फिर जैसे इस सेट को हम ख़त्म करते हैं इस मंथ को, तो नेक्स्ट मंथ वाला सेट स्टार्ट करेंगे। पौधे का कौन सा उत्तक तंत्र पौधा का सुरक्षात्मक परत का निर्माण करता है? देखिए पौधे, सबसे पहले ये जानिए, अच्छे से जानना जरूरी है प्रत्येक क्वेश्चन पे। जंतु जो है, जंतु बात करते हैं फिर पौधे पे बात करेंगे, पहले जंतु पे बात कर लेते हैं। जंतु का जो निर्माण होता है सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है, बहुत सारे कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। उत्तक बहुत सारे जब मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है, बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण होता है और बहुत सारे जब अंग तंत्र मिलते हैं तब शरीर का निर्माण होता है और शरीर जो है जंतु का होता है। अब पौधे पे बात करते हैं। पौधा का भी निर्माण जो है कोशिका से ही शुरुआत होता है। कोशिका, बहुत सारे जब कोशिका मिलते हैं तो उत्तक बनता है और बहुत सारे उत्तक जब मिलते हैं तो उत्तक तंत्र बनता है और उत्तक तंत्र बनने के बाद पौधा बन जाता है। ठीक है, इसमें अंग तंत्र और अंग की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन आप बोलिएगा तो इस क्वेश्चन से इसका क्या रिलेशन है? रिलेशन बताता हूँ। उत्तक तंत्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एपिडेमेरल, ग्राउंड टू फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम। ये 3 जो है उत्तक तंत्र पौधे में पाए जाते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सुरक्षात्मक परत का निर्माण करता है, तो सुरक्षात्मक परत का निर्माण जो है एपिडर्मल टिश्यू करता है। कौन करता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो सुरक्षात्मक परत का निर्माण करता है। ठीक है, और कोई चीज़ वहन जो होता है वो वैस्कुलर सिस्टम करता है। बाकी ग्राउंड से किसी चीज़ को खींचना, ये सब काम जो है ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू करता है। आगे, निम्नलिखित में से किनके बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होता है? धातु तथा धातु के बीच कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होता है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी कुछ भी है, धातु है, उपधातु है, प्रत्येक के बीच जो है वो संपन्न हो जाता है, लेकिन धातु एवं धातु के बीच कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होता, यही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर्षण बल का मान सतह के रुखरेपन पर निर्भर करता है? हाँ बिल्कुल करता है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट, सतह के रुखरेपन को समाप्त कर घर्षण बल का मान शून्य किया जा सकता है? बिल्कुल गलत है। सतह एकदम चिकना भी होगा ना, फिर भी उस पर घर्षण होगा ही, तो घर्षण किसी भी परिस्थिति में कहीं भी घर्षण शून्य नहीं हो सकता है। इसका आंसर जो है केवल कथन 1 सही है, कथन 2 जो है वो गलत है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में AH-64E1 अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है। यह हेलीकॉप्टर कहाँ निर्मित हुआ है? यह हेलीकॉप्टर USA में निर्मित हुआ है। मुझे लगता है कि पंखा का हवा आप लोग को आ रहा होगा, पंखा बंद ही कर देते हैं। हवा का आवाज़ आ रहा होगा, हवा तो नहीं जा रहा होगा।
चलिए नेक्स्ट है, स्त्री अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। देखिए स्त्री अंडाणु यानी ओवा और मेल स्पर्म दोनों में जो है गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। आवर्त में तत्वों के धात्विक गुण तथा परमाणु क्रमांक में क्या संबंध है। तो आवर्त में तत्वों के धात्विक गुण तथा परमाणु क्रमांक में जो संबंध है वो संबंध है व्युत्क्रमानुपाती। क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होता है। देखिए सबसे पहले आपको जानना क्या ज़रूरी है कि ऊष्मा जो है किस विधि द्वारा किस चीज़ में जाता है। जैसे ठोस है, ठोस में जो है ऊष्मा चालन विधि द्वारा वहन करता है। किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। उसके बाद चले आइए द्रव और गैस। किस में? द्रव और गैस में। द्रव और गैस में जो है ऊष्मा वो जो है वो संवहन विधि द्वारा वहन करता है। ठीक है। और निर्वात जो है निर्वात में ऊष्मा जो है वो विकिरण विधि द्वारा गमन करता है। किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। अब ऑप्शन देख लीजिए, उबलता जल आ गया, ये द्रव हो गया, इसमें संवहन हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है संवहन विधि द्वारा, नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। भूमि तथा समुद्री मंद पवन यानी गैस आ गया जैसे ही, तो ये भी हो गया संवहन विधि द्वारा। बात्या भट्टी के चारों ओर वायु का परिसंचरण जहाँ आ गया तो गैस हो गया, गैस यानी संवहन विधि द्वारा। अब 3 क्वेश्चन जब छट गया तो 3 ऑप्शन छट गया तो लास्ट ही आंसर होगा। और देख लीजिए, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना, इसमें आंसर जो है इसमें विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा वहन करता है। अब कहिएगा कैसे? क्योंकि बल्ब की जो बल्ब बना होता है उसके अंदर जो है निर्वात रहता है। क्या रहता है? निर्वात। तो लाल वाला जो बल्ब आप लोग देखें पहले से जो बल्ब आता था उसमें जो है निर्वात रहता है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एब्सिसिक अम्ल को जिबरेलिन विरोधी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जिबरेलिन जहाँ बीजों में अंकुरन को प्रेरित करता है, वहीं एब्सिसिक अम्ल के कारण बीजों का अंकुरन रुक जाता है। ये भी सही। 1 और 2 दोनों सही इसमें। KMnO4 में तत्व पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन की क्रमशः ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +1, +7 और -2। एक देखिए, अब इसमें बोलेगा इसका डिटेल नहीं बताए, डिटेल बताएंगे आप लोग समझिएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको याद रखने वाली चीज़ है। आपको इसमें पोटेशियम का याद रखना होगा, ऑक्सीजन का याद रखना होगा, और उसके बाद आराम से आप इस पर बैठा सकते हैं 4, और उसके बाद 4 हो गया, फिर 4 1 5 1 6 हो गया। वैसे आप ऑप्शन में भी इसमें छाड़ सकते थे। 1 और 7 8 हो गया, 8 में से 2 गया 6। ऑप्शन से भी आप इसे छाड़ सकते थे। एक स्नोबोर्ड मोटी रस्सी के सहारे किसी पर्वत पर 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से ऊपर की ओर गतिमान है। यदि 3000 वाट शक्ति का उपयोग हो रहा है तो उस पर कितना बल लगाया जा रहा है। बिल्कुल आसान है, 3000/5 कर दीजिए, निकल जाएगा आपका आंसर। 600 न्यूटन बल इस पर लगाया जा रहा है। मानव शरीर के संदर्भ में निम्न एंजाइम पर विचार कीजिए। इसमें पूछ क्या रहा है विचार करके। अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं ये पूछ रहा है ना। ठीक है, बता देता हूँ। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये अग्नाशयी रस में पाया जाता है। सुक्रोज और माल्टेज ये जो छोटी आंत में पाए जाते हैं। कहाँ? ये दोनों जो है ना, ये दोनों छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, और लाइपेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है ये दोनों पाया जाता है आपको अग्नाशयी रस में। ठीक है, तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। सुक्रोज और माल्टोज पाया जाता है छोटी आंत में। बाकी जितना पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये सारा पॉइंट आपको नोट में लिखा हुआ मिल जाएगा, जो नोट मैं आपको PDF के रूप में देता हूँ पेड ग्रुप में। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है। ऑक्साइड कौन सा है जो उदासीन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उदासीन है। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, दो पॉइंट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। जितने धातु के ऑक्साइड होंगे वो जो हैं क्षारीय या उभयधर्मी हो सकते हैं, लेकिन अम्लीय और उदासीन नहीं हो सकते। धातु के ऑक्साइड क्षारीय या उभयधर्मी हो सकते हैं, लेकिन अम्लीय और उदासीन नहीं हो सकते हैं। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय और उदासीन हो सकते हैं, लेकिन क्षारीय और उभयधर्मी कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बाकी नोट में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, ये तो गलत है। जब बर्फ़ पिघल जाता है तो उसका आयतन घट जाता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। आपको पता होगा कि जब बर्फ़ जो है वो पिघलता नहीं, जब पानी से बर्फ़ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। आप कैसे मान लेंगे इस बात को? आप सुने होंगे कि बोतल में जो पानी भर के रख दिया गया था और वो जम गया तो बोतल फट गया। इसका मतलब है कि आयतन उसका बढ़ गया, जिसकी वजह से बोतल जो है वो फट गया। तो जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो उसका आयतन घटेगा भी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। रेडियो तरंग का निम्नलिखित में से कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रसार टेलीविज़न सिग्नल के
प्रसारण में उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा 50 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 900 मेगाहर्ट्ज़ तक। और 1 मेगाहर्ट्ज़ जो है 10⁻6 हर्ट्ज़ के बराबर होता है। 1 मेगाहर्ट्ज़ जो है 10⁻6 मेगाहर्ट्ज़ के बराबर होता है। निम्न फलों पर विचार कीजिए, कौन सा आभासी फल है यानी औसत्य फल है? सेब, अखरोट, काजू, स्ट्रॉबेरी, चारों जो है आभासी फल है। नेक्स्ट, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था हाइजेनबर्ग, सही है। अपवर्जन का सिद्धांत पाउली दिया था। उच्चतम गुणन का नियम नील्स बोर के द्वारा नहीं दिया गया, जबकि उच्चतम गुणन का नियम दिया गया हुंड्स के द्वारा। किसके द्वारा? हुंड्स के द्वारा। ठीक है, हुंड्स का नियम है उच्चतम गुणन का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन कौन सही है? 1 और 2 सही है। भिन्न रंगों के प्रकाश आपस में घुल मिलकर नए रंग के प्रकाश उत्पन्न करते हैं। संबंध निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? चलिए बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। लाल, हरा और नीला, ये तीनों जो है प्राथमिक रंग है, और लाल और नीला को जब मिलाते हैं तो मेजेंटा प्राप्त होता है। लाल और नीला और हरा को जब मिलाएंगे तो सायन प्राप्त होगा, और लाल और हरा को जब मिलाएंगे तो पीला प्राप्त होगा। लेकिन लाल, हरा और तीनों को जब हम मिला देंगे तो श्वेत रंग प्राप्त होगा। ठीक है, इस अनुसार आपको आंसर पता चल गया हो। लाल और नीला को मिलाएंगे मेजेंटा प्राप्त होगा, सही है। नीला प्रकाश और हरा प्रकाश को मिलाएंगे तो सायन प्रकाश प्राप्त होगा, ये सही है। और यहाँ पे आ गया लाल प्रकाश और हरा प्रकाश को मिलाएंगे तो पीला प्रकाश प्राप्त होगा, ये सही है। और आपको मैं बता दूं, कभी आपसे पूछा जाए कि द्वितीयक रंग कौन कौन सा है, तो इस तीनों को आप द्वितीयक रंग मानेंगे। इस तीनों को क्या मानेंगे? द्वितीयक रंग। मेजेंटा, सायन और पीला जो है वो द्वितीयक रंग है। अब नेक्स्ट जो है, ये तीनों से सही हो गया। ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग, क्या दिया है? नीला प्रकाश और मेजेंटा प्रकाश मिलाने से श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा, ये गलत है। क्योंकि लाल, हरा और नीला जब तीनों को मिलाएंगे तो श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा। मेजेंटा में पहले हमें देखना है कि कौन कौन सा रंग है। मेजेंटा में देखिए पहले से ही नीला रंग और लाल रंग दिया हुआ है, तो नीला रंग और लाल रंग मेजेंटा में पहले से दिया हुआ है, तो हमें क्या मिलाना होगा श्वेत बनाने के लिए? हरा मिलाना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या मिला रहा है? नीला मिला रहा है, इसकी वजह से ये गलत होगा और यही आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑक्सीशोषण हेतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होना आवश्यक है। देखिए, ऑक्सीशोषण होने हेतु माइटोकॉन्ड्रिया होना बिल्कुल आवश्यक है। अब आपको मैं बता दूं कि ऑक्सीशोषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस विधि द्वारा, दूसरा होता है क्रेब्स चक्र विधि द्वारा। ग्लाइकोलाइसिस विधि जो है वो होता है कोशिका द्रव में, और क्रेब्स चक्र यानी क्रेब साइकिल जो है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीशोषण तभी संपन्न होगा जब माइटोकॉन्ड्रिया होना बिल्कुल आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक जीवों में ऑक्सीशोषण जो है संभव नहीं है। प्रोकैरियोटिक जीवों में ऑक्सीशोषण संभव नहीं है, और इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीशोषण में ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र दोनों ही प्रक्रिया होती है। अभी जस्ट मैंने बताया, हाँ दोनों प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, गलत हो गया। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है ये कोशिका द्रव में संपन्न होता है, और क्रेब्स चक्र जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो यही आंसर होगा, यही गलत है। नेक्स्ट, MnO2 तथा HCl की अभिक्रिया से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में MnO2 का क्या होता है? इस अभिक्रिया में MnO2 का अपचयन होता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परिपथ में विद्युत धारा मापने हेतु एमीटर मदद ली जाती है। एमीटर का प्रतिरोध असीमित होता है। देखिए, परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एमीटर का प्रतिरोध जो है असीमित होता है, ये पॉइंट गलत है, इसलिए पूरा पॉइंट गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है, वोल्ट मीटर वह विद्युत उपकरण है जिससे परिपथ के 2 बिंदु के बीच विभवांतर मापा जाता है, ये पॉइंट सही है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही है, लेकिन ये पॉइंट जो इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, ये गलत है। तो 1 और 2 दोनों गलत है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। गुलाब के पेड़ का डंठल बड़े वृक्ष के डंठल की तुलना में अत्यधिक लचीले होते हैं। गुलाब के डंठल में लचीलापन लाने की उत्तरदायी है कोलेनकाइमा। क्या उत्तरदायी है? कोलेनकाइमा एंजाइम। नेक्स्ट है, आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण PV बराबर nRT में गैस स्थिरांक गैस कांस्टेंट का मान निर्भर करता है किस पे? तो ये निर्भर करता है माप की इकाई पे। किस पे निर्भर करता है? माप की इकाई पे। नेक्स्ट है, एक गेंद किसी मीनार से सीधे ज़मीन पर गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा हाइट निकालने के लिए, h बराबर UT प्लस हाफ GT²। जब आप इस फॉर्मूला से सॉल्व कीजिएगा तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। मैं अच्छा यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए
क्या बोल रहा है, ऊपर से जब गिराएगा तो उस समय 0 रहेगा इसका गति, 0 जब टी में जुड़ गया तो 0 ही हो गया, प्लस 1/2 जी का मान 10 रख लीजिए और टी स्क्वायर यानी 4 गुना 4 कर दीजिए, 4 चौक 16 और 25, 16 25 80 मीटर हो गया। बस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सेना द्वारा प्रयोग आने वाली युद्धक टैंक नहीं है? तो रुस्तम जो है ये युद्धक टैंक नहीं है, यह जो है मानव रहित विमान जिसे हम लोग ड्रोन के नाम से जानते हैं। रुस्तम जो है एक ड्रोन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तक संवर्धन द्वारा होने वाले जनन एक लैंगिक जनन का उदाहरण है। तो उत्तक संवर्धन द्वारा जो होने वाला जनन होता है वो अलैंगिक जनन का उदाहरण है, लैंगिक जनन का नहीं है। और मानव टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा उत्पन्न संतान अलैंगिक जनन, ये गलत हो गया, ये हो जाएगा लैंगिक जनन। ठीक है, तो दोनों का दोनों गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तत्व तथा यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं, बिल्कुल सही है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, ये भी सही है। यौगिक एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, ये भी सही है। रासायनिक विधियों द्वारा तत्वों को यौगिक में तथा यौगिक को तत्व में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि गलत है और यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है, यानी गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि समान द्रव्यमान दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंड के बीच दूरी को अपरिवर्तित किए दोनों के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? बल कितना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4F, यानी 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वर्णाध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णाध के लक्षण उत्पन्न होंगे किस में? तो वर्णाध के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्र में। इसे आप लोग याद कर लीजिए, या फिर जब पूरा डिटेल में आप इसे पढ़िएगा फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि पुरुष का जो है एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम, ये पूरा सिस्टम जो है थोड़ा सा पेचीदा है, आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसे यहाँ पे नहीं समझ पाइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पीतल CuZn सही है, कांसा CuSn सही है, मोनल मेटल CuNiFe सही है, और लास्ट गलत हो जाएगा रोल्ड गोल्ड, यही आंसर होगा। रोल्ड गोल्ड जो होता है ना एल्युमिनियम और Cu का होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम और Cu। एल्युमिनियम 95%, 5% Cu। आगे बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक लवण मिलाने पर बढ़ सकता है। तो जल का जो क्वथनांक है वो लवण मिलाने पर बढ़ सकता है, सही है। दाब को बढ़ाने पर भी जल का क्वथनांक बढ़ेगा, ये भी सही है। 100 डिग्री सेल्सियस है तथा ना बढ़ सकता और ना ही घट सकता, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से किसी यौगिक में आयनिक बंधन उपस्थित है? तो आयनिक बंधन जो उपस्थित है ये उपस्थित है MgO में, धातु एवं अधातु के बीच आयनिक बंधन MgO। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी पत्थर को 40 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंका गया, पत्थर कितनी महत्तम ऊंचाई प्राप्त करेगी? सेम फार्मूला तो यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि ऊंचाई प्राप्त करना, हाँ इसमें फार्मूला लगेगा V² बराबर U² - 2GH। ऐसे भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे U² 40 दिया हुआ है तो 40 गुना 40 हो गया, माइनस 2 गुना 10 गुना H, हाइट निकालना ही है तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो 20 आ जाएगा नीचे, 20 दूनी 40 दूनी 80 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। फीता कृमि एवं चपटा कृमि में लैंगिक एकरूपता पाई जाती है। लैंगिक एकरूपता पाई जाती है, देखिए ये गलत है। लैंगिक एकरूपता यानी फीता कृमि और चपटा कृमि जो है ना वो है बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल नहीं है, वो क्या है? बाइसेक्सुअल है। और कीट मकड़ी जो है ये है यूनिसेक्सुअल, तो दोनों का दोनों गलत हो गया। लेकिन एक चीज़ इसमें अपवाद है, गोल कृमि। गोल कृमि जो है ना वो है यूनिसेक्सुअल। गोल कृमि क्या है? यूनिसेक्सुअल। इसका आंसर ना तो 1 ना तो 2। बाकी जितना पॉइंट बोल रहा हूँ सब आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा पेड ग्रुप में। टच स्क्रीन एक इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। टच स्क्रीन में हम इनपुट भी दे सकते हैं, आउटपुट भी ले सकते हैं। पौधों के विभिन्न भागों में वृद्धि करने वाला हार्मोन ऑक्सिन मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में बनते हैं? ये जो है मुख्य रूप से पौधे के पत्तियों में बनते हैं। नेक्स्ट, पॉलीथीन तथा PVC डैश के उदाहरण है। पॉलीथीन तथा PVC जो है थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण। किसके उदाहरण? थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। और आप सरमाइका जानते हो, सरमाइका जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? प्रकाश तरंग का व्यतिकरण नहीं हो सकता है, ये जो है सही नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर या पढ़े होंगे 9th या 10th में प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, तो कैसे नहीं हो सकता है तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाकी सारा पॉइंट जो है वो सही है। प्रकाश तरंगों का परिवर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, ध्रुवन हो सकता है, व्यतिकरण भी हो सकता है।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जीका वायरस मनुष्य को ठीक उसी प्रकार प्रभावित करता है जिस प्रकार डेंगू, बिल्कुल गलत है। जीका वायरस मस्तिष्क को प्रभावित करता है और डेंगू जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, जीका वायरस उसी मच्छर के माध्यम से फैलता है जिस मच्छर, हाँ ठीक है, ये सही है, तो केवल 2 इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन तत्व ना तो गैसीय अवस्था में पाई जाती है और ना ही ठोस अवस्था में? ये कौन सा हैलोजन तत्व हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन, जो कि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर परितः एक बार घूमने में 24 घंटा लगता है। पृथ्वी से देखने पर सूर्य को 1 डिग्री विस्थापित होने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेगा। 1 डिग्री विस्थापित होने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। ठीक है, देखिए 360 डिग्री घूमता है 24 घंटे में, 24 × 60, तो 1 डिग्री कितने घंटे में घूमेगा? तो आराम से निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल 2,4-D जो है ये खरपतवारनाशी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइट, निम्न किस्म का कोयला लिग्नाइट नहीं होगा, पीट होगा। निम्न किस्म का कोयला कौन सा है? पीट है। सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस। 1 और 3 इसमें सही है, 2 गलत है। सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो केवल 2 जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई लिख के आप केवल 2 लिख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का झूलने का समय क्या होगा? तो लोलक की लंबाई 4 गुनी, तो लोलक के झूलने का समय जो है 2 गुना होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मालवेयर एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसमें हानिकारक बग्स शामिल होते हैं। तो मालवेयर जो है वो एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर जिसमें हानिकारक बग्स शामिल होते हैं, ये जो है ये तो सही है। और ट्रोजन हॉर्सेज तथा स्पेयर प्रमुख मालवेयर है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप अभी पेड ग्रुप में ज्वाइन होते हैं जिसका चार्ज है मात्र 11 रुपये, आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके लिए आपको मेरे से टेलीग्राम पर बात करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर आसानी से हमसे बात कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको QR दूँगा, फिर आप मुझे मात्र 11 रुपये पेड कीजिएगा। आपके पास अधिक पैसे हैं तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से खरीद के पढ़िए, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आप चाहते हैं कि वही कंटेंट मुझे कम पैसे में मिल जाए, कम पैसे क्या, ऐसे तो आप फ्री भी मान सकते हैं। 11 रुपये कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। तो आप उससे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, और मुझसे बात करके फिर मैं आपको QR दूंगा, उसके बाद आप मुझे पे कीजिएगा, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। लेकिन आप अनदर जगह कहीं भी पे करते हैं उसका जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा, मुझे नहीं पता है, मैं कहीं भी अपना QR नहीं दे रखा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।